कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में होगी चर्चा। राहुल ने गलती स्वीकारी, भूल हुई भारी। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतने बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है, या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका ही इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में ज़रूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किया। हमारी सरकार ने तय किया है कि अग्निवीर के रूप में जो जवान देश की सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, जब वह जवान रिटायर होकर के आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम ऐसे जवानों को 20% आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी जवानों के लिए 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया, और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। भाइयों, सामाजिक न्याय 18वीं लोकसभा में चुनाव का सबसे अहम मुद्दा लेकर हमने आगे बढ़ा था, और हमारे को उसमें यश मिला। लेकिन थोड़े से 20-25 सीट अगर हमारी आते तो ये बीजेपी की और मोदी जी की तख्ता पलट हो जाती थी। राफेल के एक मामले में भी माफी मांगी, और अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी कांग्रेस की एक ऐतिहासिक गलती का जिक्र करते हैं, और फिर इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रहे राहुल गांधी ने कहा कि मौका रहते इसे ना करा पाना कांग्रेस की गलती है, और इस गलती की वजह से ओबीसी समाज में कांग्रेस की छवि कमजोर हुई। राहुल गांधी ने माफी मांगते हुए इस गलती को सुधारने की बात कही, तो मायावती ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति और नीयत हमेशा खोट से भरी रहती है। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के माफी वाले दांव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब उनके भाग्य में गलतियों की माफी ही रह गई है। इस पूरे सियासी माहौल के बीच सवाल यह कि कांग्रेस की ओबीसी वाली गलती राहुल ने क्यों मांगी माफी? जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस का पछतावा या दाव, इससे राहुल अखिलेश को फायदा होगा या फिर नुकसान? इस पर आज की महाबहस हम करने जा रहे हैं। और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, एसएन सिंह जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सपा प्रवक्ता, अनु पासवान जी हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, देवेश चौधरी जी दलित चिंतक, और डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर हम डाल लेते हैं। सवाल ये, कांग्रेस की ओबीसी वाली गलती राहुल ने क्यों मांगी माफी? राहुल गांधी अब अचानक इसके लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये मेरी गलती है। मायावती की कांग्रेस पर चोट, नियत में हमेशा से खोट। अब इस रिएक्शन के बाद
मायावती ने कहा है कि कांग्रेस की हमेशा से नियत में खोट रहा है और दलितों का, पिछड़ों का सम्मान हमेशा से बसपा में ही रहा है। जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस का पछतावा या दांव। अब ये किस तरह की पॉलिटिकल रणनीति है, ये किस तरह का पॉलिटिकल दांव है? आखिर राहुल गांधी माफी मांग करके क्या मैसेज यहां पर देना चाहते हैं और क्या इससे पार्टी को कोई फायदा होगा? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन एसएन सिंह जी से। एसएन सिंह जी, अब जब भी जातिगत जनगणना की बात आती है, कास्ट सेंसस की बात आती है, मोदी गवर्नमेंट ने उसका ऐलान किया है, इसका भी क्रेडिट विपक्ष लेता है कि हमने दबाव बनाया, हमने आवाज उठाई, खासतौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, इसीलिए आप लोगों ने फैसला लिया। और आज तो उन्होंने भरे मंच से कह दिया कि ये गलती थी हमारी, यूपीए के समय ये हो जाना चाहिए था और ये कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये मेरी गलती थी। देखिए आस्था जी, शिकारी और परोपकारी में दो ही तो अंतर होता है। शिकारी का एक एक वाक्य, एक एक दाना वो दूसरे की जान लेने के लिए होता है, समाज को फंसाने के लिए होता है, षड्यंत्र रचने के लिए होता है। और जो परोपकारी होता है वो कहता नहीं, करके दिखाता है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और माफी नहीं मांगेंगे तो क्या आंख गुरेंगे? किस किस चीज के लिए माफी मांगेंगे भैया आप? मैं तो कह रहा हूं कि माफी तो पूरे जीवन भर मांगना पड़ेगा। ये देश का बंटवारा क्यों हुआ? आप ही की गलती के नाते हुआ। और राहुल गांधी जी ने तो आज बोलते बोलते उस बयान में कहा कि वो कांग्रेस की गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। भाई इसके पहले आप प्रधानमंत्री थे नहीं, किसी वैधानिक पोस्ट पर थे नहीं, तो गलती किस लिए? क्योंकि आप राज सत्ता से आते हैं, आपके नाते कांग्रेस चलता है, इस नाते आपने कहा अरे गलती, उससे भी भयानक भयानक गलती आपने किया है। इमरजेंसी के लिए कभी माफी मांग लेंगे, कभी आप सिखों के दंगे के लिए माफी मांग लेंगे, कभी चौकीदार चोर है कह के माफी मांग लेंगे। अरे आप तो खुद कहते हैं कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, हिंदू धर्म ही नहीं होता है, भारत में लोकतंत्र ही नहीं है। आप जाके दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस की सरकार बनाई। किस किस से माफी मांगेगी? इसलिए कहा जाता है कि शिकारी और परोपकारी में अंतर होता है। राहुल गांधी जी ये शिकारी बनने का कार्य कर रहे हैं कि कैसे भी जनता मूर्ख बने और हम उसको फंसाएं और अपना वोट बनाएं। आप बोलिए ना, यहाँ पे चुनौती देते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चुनौती देते हो कि जिस तरह से आपत्तिजनक बयान आप हिंदू समाज के लिए देते हैं, सनातन के लिए देते हैं, कोई भी बयान आप दूसरे पे दें, आपको तो सनातन डेंगू मलेरिया लगता है, किसी को राम काल्पनिक लगते हैं। डॉक्टर अनु पासवान हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता, वही इस बात का जवाब देंगी। डॉक्टर अनु पासवान, अब राहुल गांधी ने मंच से माफी मांगी और उन्होंने ये कहा कि भाई ये कांग्रेस पार्टी की नहीं है, मेरी गलती थी। तो क्या अब वो इस मामले या मुद्दे से ऊपर उठ गए? क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर राहुल गांधी? और आपने बीजेपी की बात सुनी ही है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए आस्था जी, पहली बार मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ उस समय हमसे गलती हुई कि हमने इस पहलू को उस तरीके से नहीं देखा। दूसरी चीज कि कम से कम आज जितना ये बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना की बात मोदी जी ने कही, तो भाई उसके लिए तो इन्हें सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए, उनको साधुवाद करना चाहिए कि आज उनकी वजह से मोदी जी कम से कम इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। वरना जब जातीय जनगणना की बात माननीय राहुल गांधी जी ने कई साल पहले उठाई थी, उस समय तो ये बीजेपी के लोग तो बड़ा उसमें मजाक बना रहे थे और उस समय तो ये नारा दे रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक रहो नेक रहो, तमाम ऐसे नारे दावे करके ये लगातार माननीय राहुल गांधी जी के जातीय जनगणना के इस मुद्दे को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। मगर क्योंकि चुनाव का जो रिजल्ट आया वो इनके विपरीत आया, इनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों के बीच में संदेश दे रहा है। और अब जब धीरे धीरे बीजेपी को एहसास होने लगा कि माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो सबसे पहले तो मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि जब राहुल गांधी जी ने इस तरह के मुद्दे उठाए तो मजाक कर रहे थे। तो क्या इस तरीके के मजाक के जिस तरीके से मजाक बनाया गया, क्या उसके लिए बीजेपी के लोग माननीय मोदी क्या माफी मांगेंगे और किस चीज के लिए माफी मांगेंगे? ठीक है अनु जी, वापस आएंगे, एसएन सिंह जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, लेकिन पहले सभी मेहमान एक बार अपने कमेंट कर लें। ओके ठीक है अनु जी मैं लौटूंगी। एसएन सिंह जी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 3 मेहमान और हैं, वो भी अपनी बात रख लें। अनुराग भदौरिया जी, मतलब मिला जुलाकर आने वाले समय में देश में एक ओबीसी पॉलिटिक्स नेक्स्ट लेवल पर होने जा रही है, ये तय हो चुका है। आज राहुल गांधी ने मंच से ये भी संदेश दे दिया जिस प्रकार से वो माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग में पार्टी की जो छवि है वो इसीलिए कमजोर हुई कि कास्ट सेंसस वो नहीं करा पाए।
देखिए, एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि विपक्ष में समाजवादी लोग जब भी जो बात कहते हैं, विपक्ष के नेता जो बात कहते हैं, जो मुद्दा उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसके सामने झुकना पड़ता है। आपको याद होगा किसान आंदोलन में किसान बिल इन्होंने पास कर दिया था, हम उसमें परिवर्तन करना चाहते थे, कुछ उसमें ऐड अच्छा करना चाहते थे, उन्होंने नहीं माना, काला कानून पास कर दिया और हमने लगातार विरोध किया। और धरने पे बैठा किसान, इसी किसान को क्या क्या नहीं बोला गया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या क्या नहीं बोला गया, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए गए। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग किसानों को कैसे कैसे कपड़ों से पहचानने लगे थे। बाद में वो बिल वापस लेना पड़ा क्योंकि सरकार झुकी, क्योंकि हम जनता की बात करते हैं। इसी तरह से जाति जनगणना की जब बात उठाई कि जाति जनगणना होना चाहिए, समाजवादी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया। भारतीय जनता पार्टी कहते नहीं नहीं, जातियों में बांट देना चाहते हैं, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये जातियों में कैसे बांटेंगे, ये वो दुनिया भर की बातें। बाद में इन्हें एहसास हुआ नहीं, ये जनता की आवाज है, इन्होंने मान लिया। तो हम तो वो लोग हैं जो हम वो मुद्दे उठाते हैं जो इन्हें वापस लेना पड़ता है। अगर ये कानून भी बना देते हैं तो कानून वापस लेना पड़ता है। इसलिए इनको मानना चाहिए कि समाजवादी लोग हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाजवादी लोग हमेशा युवाओं के भले की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, हम कैसे समाज में कैसे विकास हो, राष्ट्र का निर्माण कैसे हो। राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब समाज में सामाजिक न्याय की बात होगी, सभी वर्ग सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलेगा, बराबर का अधिकार मिलेगा, तभी तो राष्ट्र का निर्माण होगा। हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, ये बीजेपी निर्माण की बात करते हैं, बस हम में इसमें फर्क है। हम राष्ट्र को लेके चलते हैं, बीजेपी को लेके चलते हैं। और इनको भी समझना पड़ेगा राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, पार्टी कोई दल से बड़ा अगर कोई है तो राष्ट्र है, इनको राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। देवेश चौधरी जी हमारे बीच में दलित चिंतक, उनकी भी बात सुन लेते हैं। ओके अनुराग जी, देवेश चौधरी जी, अब यहाँ पर एक बार फिर से ओबीसी और दलित वोटर्स के बीच में अपनी पार्टी की छवि चमकाने का आप देख रहे हैं सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना दावा है, तो ऐसे में बहन जी मायावती भी कैसे पीछे रहती, वो भी राहुल गांधी के बयान के बाद आई और उन्होंने कहा कि भाई असली जो पहचान, पूछ और सम्मान जो है वो तो केवल बसपा में है। देखिए आस्था जी, ये जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राहुल गांधी ने कल कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में अपनी जो गलती को स्वीकार किया, ये आज की तारीख में बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार तो किया। आज गलती स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन क्या 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए थे दिल्ली की सड़कों पर, तो भारतीय जनता पार्टी उस गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है क्या? क्या अमित शाह ने जो है पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो बोला था, क्या भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कभी माफी मांगने को तैयार है क्या? ये लोग नहीं मांगेंगे माफी। सच्चाई ये है कि ये सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं करते हैं, ये समरसता में विश्वास करते हैं। और आज का दिन तो इसलिए आस्था जी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन हो जाता है कि आज ही 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर राज्य में आरक्षण को लागू किया था, इसलिए आज हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। और ओबीसी आरक्षण को निश्चित रूप से ईमानदारी से लागू नहीं किया गया है। नहीं, ओबीसी और कास्ट सेंसस के मामले में देवेश चौधरी जी क्रेडिट किसको जाना चाहिए? सरकार को जाना चाहिए, विपक्षी दलों को जाना चाहिए? क्योंकि बात तो देखिए सभी कर रहे हैं और सरकार ने तो ऐलान भी किया है इसका। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ओबीसी आरक्षण के प्रति जो है भारतीय जनता पार्टी कभी ईमानदार नहीं रही है, जातीय जनगणना के प्रति कभी ईमानदार नहीं रही है। जातीय जनगणना की जब बात आई थी तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि जो जातीय जनगणना की बात करते हैं वो देश को बांटने की बात करते हैं, और आज वही जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल दीवार में लिखी हुई इबारत को पढ़ने के लिए वो तैयार हो गए हैं। रहा सवाल, स्पष्ट जो राजनीतिक संदेश रहा है वो बहुजन समाज पार्टी का रहा है, और कांग्रेस पार्टी में जो वर्तमान नेतृत्व है वो उस गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ है। ये कम बात नहीं है, वरना आप बताइए काका कालेलकर आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, और आज जब आरक्षण मजबूती से लागू करने की बात आ रही है तो मध्य प्रदेश सरकार ने 13% आरक्षण ओबीसी का होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है और उसको कोर्ट कचहरी के स्तर पर जो उलझा के रखा गया है। इसलिए सामाजिक न्याय की बात करने वाली ताकतें जो है वो निश्चित रूप से वो गैर भाजपा ताकतें ही हो सकती हैं। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी से सामाजिक न्याय की हम उम्मीद करने की जो है बिल्कुल उम्मीद ना करें। ठीक है डॉक्टर परमवीर सिंह, अब देश में आप देखिए, आप उग्र ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। अब विपक्ष ने ओबीसी आरक्षण को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर जो मुद्दा उठाया है, तकरीबन सभी विपक्षी दल इसकी बात कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि भाई कास्ट सेंसस होगा। तो मिला जुलाकर जो फिलहाल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स या जो अगला चुनाव दिख रहा है वो इसी के ही इर्द गिर्द दिख रहा है, सियासत पूरी जो है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो राहुल गांधी जी ने आज माफी मांगी है उनपे मांगने की कोई जरूरत नहीं। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि इतिहास को अगर हम देखें, देश का आजाद होता है 1950 से लेकर 1990 तक का दौर हम देखते हैं, तो कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट, जब हिंदी बेल्ट बात करते हैं तो यूपी,
बिहार और मध्य प्रदेश की छोटी कपड़ी रणनीति क्योंकि वो बहुत नीति थे। केवल जो अपने टिकट का बंटवारा करते थे वो उनकी जाति को, मैं ब्लंटली कहूंगा, ब्राह्मणों को दे। मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो होते थे, आप आगे देखिए आर्काइव में मिल जाएगा, 20 से 30% तक कैबिनेट मिनिस्टर ब्राह्मण जाति के होते थे, बाकी और अग्रिम जातियों को ही वो स्थान देते थे। ये सोची अपनी राजनीति थी। राजनीति क्योंकि कोर्स करेक्शन उस समय नहीं किया गया था। उसी समय कर्पूरी ठाकुर जी या कर्पूरी ठाकुर जी का बिहार में उदय हो रहा था। उस समय जेपी आंदोलन चला था, उस समय जेपी का भी आंदोलन हो रहा था उस समय, लेकिन उन्होंने कोर्स करेक्शन उस समय नहीं किया था, उसकी फायदा था। अब राहुल गांधी जी को गलती कह रहे हैं, वो पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है। देखिए वो गलती नहीं थी, कांग्रेस की रणनीति। अब यहाँ पर बात आती है, देखिए आम आदमी को कुछ नहीं हो जाना चाहिए, जाति जनगणना हो जाएगी उसके घर में तो बहुत कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाति जनगणना होने के बाद टिकट का बंटवारा और मंत्री पद का बंटवारा जो पार्टी की वो उस जाति के लोगों को मंत्री और विधायक एमपी बनाता है। आम आदमी के पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खुद के आपको कपड़े नहीं देंगे। और अभी रही बात उसकी, तो ये तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पूरे रीजन में थी। अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो वहां पर क्या पर सात के लोगों को आगे रखते थे, हरियाणा के अंदर जाट पार्टी को यही वजह से हुआ था। वो उस समय मंडल कमीशन, और ये कांग्रेस ऐसा करती क्यों थी, देश आजाद हुआ था उस समय ओबीसी का आरक्षण नहीं होता था, ज्यादातर के ब्यूरोक्रेसी या स्ट्रीट सिस्टम था, वहां पर सभी जातियों का ही बोलबाला था। तो उनके साथ बात बच गए, उनके साथ में ये सरकार चले तो अगली जातियों को आगे रखे। अब मंडल कमीशन आने के बाद, मंडल कमीशन कोई राहुल गांधी की या कांग्रेस नहीं लेकर आई थी। मंडल कमीशन उस समय की जेपी मूवमेंट की वजह से लाना पड़ा था, जिसको टालने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन जब वो लागू हो गया तो उनको आना पड़ा है। ठीक है एसएन सिंह जी, अब आपने सबकी बातें मिला जुला कर सुनी। विपक्षी पार्टियों का कि जितनी भी सारी बात आपने सुनी है उसको मैं एक सेंटेंस में अगर वाइंड अप करूं और आपके सामने सवाल के तौर पर रखूं कि सरकार आपकी है पर सिस्टम उनका चल रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार, पारदर्शी, जवाबदेह सरकार है, तभी इन मुद्दों पे चर्चा हो रही है साफगोई से, और उस तरह के कानून ले आने का कार्य किया जा रहा है। मैं एक चीज पूछूंगा, चाहे वो देवेश जी ने कहा ये सब वोट नीति है, अगर राष्ट्रीय नीति होती तो आज भी जो बाबा साहब की बात करते थे आदरणीय देवेश जी, मुझे लगता है किसी पार्टी के प्रवक्ता है नहीं, ये खुद तय करेंगे, जो दर्शक देख रहे होंगे खुद तय करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि जी पर नहीं बनेगा। उसके बाद भी भारत में धर्म के नाम पे इंस्टीट्यूशन कैसे कांग्रेस बना देती है, समाजवादी पार्टी कैसे समर्थन कर देती है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, जामिया विश्वविद्यालय का। और दूसरी बात मैं कहूंगा, कर्नाटक में तो इनकी सरकार है ना भाई, जहां धर्म के नाम पे आप आरक्षण देने की बात करते हैं, तमिलनाडु में करते हैं, महाराष्ट्र में आपके सहयोगी करते हैं, तो बाबा साहब मना किया। और तीसरी बात हमारे देवेश जी को लेकर समाजवादी पार्टी को भी कहूंगा, बाबा साहब के चित्र कब लगते हैं हाउस में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है। जब गैर कांग्रेसी सरकार होती है तब बाबा साहब को भारत रत्न देने का कार्य किया जाता है। तो निश्चित तौर पे देवेश जी की बातों का यहीं से खंडन होता है कि एक सरकार अनु जी है इस बात का जवाब आपके पास। एक 10 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड पूरा कीजिए। 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद मैं कहूंगा कभी अब बड़ी चुनौती देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हम जो चाहते हैं हो जाता है। 3 तलाक तो आप नहीं चाहते थे, उस पर कानून आया कि नहीं आया? 370 तो आप नहीं चाहते थे, उस पर कानून आया कि नहीं आया? सीए पर कानून आया कि नहीं आया? वक्त पे कानून बना कि नहीं बना? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए कार्य करती है, ये परिवार वाली पार्टी नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री ओबीसी, आज देश की दलित, महिला, आदिवासी समाज से आने वाली देश की राष्ट्रपति, आज 28 मंत्री ओबीसी और दलित समाज से केंद्र में और राज्यों में है। लेकिन एक पार्टी कांग्रेस पार्टी, क्या राहुल गांधी जी ओबीसी समाज के? ठीक है अनु, क्या जवाहरलाल नेहरू जी ओबीसी समाज के थे? अनु जी, क्या सोनिया गांधी जी ओबीसी समाज के? कोई बताइए। कर्नाटक का उदाहरण बार बार दिया जाता है, क्यों सरकारी ठेकों में आपने ओबीसी का पार्ट जो है वो मुसलमानों को दे दिया? देखिए हमने कर्नाटक तेलंगाना में जातीय जनगणना कराई, जितना परसेंटेज निकला उसी हिसाब से उतने हम लोग उसको मार्क भी ऐसा क्या हो गया जिसको इन्होंने क्या तरीके से कह रहे हैं कि पिछले कामों के लिए
आयोग बना दीजिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दीजिए। क्या ये था कि एक धर्म की धार्मिक यात्रा पे 2 लाख रुपया दीजिए जैसे हज पे दिया जाता था? सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जी किस किस पर मांगेंगे? इस भारत के बंटवारे पे माफी मांगेंगे, अल्पसंख्यक आयोग बनाने पे माफी मांगेंगे, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाने पे माफी मांगेंगे, वक्फ बोर्ड बनाने पे माफी मांगेंगे, किस पे? और मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी तो सांसद थे, जब संसद में एक बिल पेश किया जा रहा है कि अगर कभी दंगा देश में होगा तो उसमें हिंदू ही जिम्मेदार माना जाएगा। आस्था जी, दुनिया में कई ऐसा कानून देखी है कि अगर हिंदू मुसलमान के बीच में एहसन सिंह जी, अनु जी को बात खत्म करने दीजिए। अनु जी को बात खत्म, वॉइस ब्रेक हो रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि कथनी और कर्म में अंतर होता है। साहब वही से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती और कहने का कार्य करते। आज देश की जनता जान रही है। अनु जी, आपको रोकना पड़ रहा है, आपके ऑडियो में थोड़ा दिक्कत है, शायद कोई नेटवर्क इशू है, बहुत कट की आपकी आवाज आ रही है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके उसको कोशिश करते हैं कि वो टेक्निकल दिक्कत दूर हो। लेकिन बहरहाल अनुराग जी, अब एक बार फिर से देश में जो भी चुनाव आसपास होने जा रहे हैं कि वही कमंडल वर्सेस मंडल की राजनीति फिर से देखने को मिल रही है, उसी को रिवाइव कर रहे हैं आप लोग। देखिए, हमने कहा ना, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में सभी वर्गों को आगे ले जाने की बात करते हैं। और सवाल तो ये है सबसे बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए तो कुछ किया नहीं। अगर जनता के लिए किया होता तो शायद लोकसभा में जो सीटें समाजवादी पार्टी जीती है तो हम जीत के आए, 43 सीटें गठबंधन जीता है तो भारतीय जनता पार्टी को हराया गया है ना। अब भारतीय जनता पार्टी हार गई, ये तो बीच बीच में बोलती है बेचारी, क्या करे, परेशान है, दुखी है, लाचार हो गई है। अब उसको विकास की राजनीति दिखाई नहीं देती है। बार बार हम हिंदू समाज में, हिंदू समाज हमें सिखाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? हिंदू समाज मुझे सिखाने लगोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? सवाल है कि इसके मतलब आप सनातन को नहीं समझते, अपने ही लोगों को आप ज्ञान देने लगते हो। आपको काम क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको काम करना चाहिए, किसी भी तरह से प्रदेश तो गलत बात है। हम लोगों ने सुना है इनको। बताइए, एक सेकंड एहसन सिंह जी, एक बार बात आने दीजिए। मैं आपको अलग से काउंटर का समय दूंगी। अनुराग जी 10 सेकंड पूरा कीजिए बात। ऐसे नहीं होगा, कांग्रेस के पीछे बोलेंगे, हमारे पीछे बोलेंगे और आप बैठ के यहाँ पे ताकती रहेंगी तो हम लोग यहाँ कुछ। एक सेकेंड अनुराग जी, सबसे ज्यादा समय आप ही जाया करते हैं। सहमे हुए आप रहते हैं। एक मिनट, क्यों खामखा उलझ रहे हैं आप? जवाब दीजिए ना, आपको समय मिला है, समय मिला है, जवाब दीजिए। क्यों खामखा इधर उधर की बात कर रहे हैं आप? चलिए बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। आप है तो जवाब बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों के जिनके पास ज्ञान नहीं है। सवाल यह है कि मैं बार बार एक बात आपसे कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेगी, कभी नहीं बोलेगी जनता के मुद्दों पे। सवाल हो रहा है जनता के मुद्दों पे आपने महिलाओं के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, समाज में जो लोग हैं एजुकेशन में आपने क्या काम किया है? ठीक है, चलिए जवाब सुनते हैं, एहसन सिंह जी, उसके बाद देवेश चौधरी जी। ठीक है, आपने सवाल पूछा ना महिलाओं के मुद्दे पर क्या किया, बाकी लोगों के मुद्दे पर क्या किया, जवाब सुन लीजिए पहले उस पर। बोलिए एहसन सिंह जी। भदौरिया जी, जनता हंस रही होगी कि किसान सम्मान निधि देने वाली सरकार से आप भदौरिया जी बैठ के सवाल पूछ रहे हैं। अरे किसानों की जमीन कब्जा करने वाली समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है, ये भी एक जिम्मेदारी बारी पर बोलिए ना, पूरा समय दिया गया, दूसरे का जवाब बोलते रहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी सवाल पूछने लायक हो गई तो ये भी एक पारदर्शिता की निशानी है। एक सेकंड, मेरे पास लास्ट 3 मिनट का वक्त है। इस तरह से कार्य कर रही है, तीनों पैनलिस्ट एक साथ बोल रहे हैं। नहीं, युवाओं के लिए मैं नाम लूंगी और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर अनु पासवान की भी आवाज शायद अब ठीक हो गई है। कितनी आत्महत्या की बताइए जरा। ठीक है, पूछ लिया आपने सवाल, अब आप शांत रहिए। एहसन सिंह जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद डॉक्टर अनु पासवान। एहसन सिंह जी बोलिए। मैं इसीलिए कहा आस्था जी की शिकारी और परोपकारी में बहुत अंतर होता है। इनसे पूछिए ना कि ओबीसी मतलब केवल मुलायम परिवार क्या, अखिलेश परिवार क्या, मतलब एक ही परिवार के 28 लोग मंत्री संतरी हो जाए तो ओबीसी हो जाएगा क्या? आप तय करिए, यहीं पे बताइए। आज एक दलित समाज का एक आदमी, आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है एहसन सिंह जी, डॉक्टर अनु पासवान आपका जवाब पूरा कीजिए। ठीक है एहसन सिंह जी, शांत रहिए। डॉक्टर अनु पासवान बात पूरी कीजिए। परिवार बात पे आ जाते हैं, बेटे कहाँ पर है, अमित शाह के अध्यक्ष बने पड़े हैं, तो भाई आप पहले अपनी जगह से तो जीरो को साफ करिए। तब यही दिक्कत है भाजपा की कि कभी मुद्दों पे तो बात ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? तो बात तो करती ही नहीं। अपने अभी आप लोगों ने ठीक है।
अनु जी, आपकी जितनी बात मैं समझ पा रही हूँ। देवेश चौधरी जी, देवेश चौधरी जी, जी मैं कहना चाहता हूं कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के संबंध में जजमेंट आया और वो असंवैधानिक जजमेंट था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक सेकंड देवेश यस मैम, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और आप उसे असंवैधानिक बता रहे हैं। और असंवैधानिक भी बोल रहा हूं मैं, असंवैधानिक इसलिए बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी क्यों बोल रहे हैं आप? ऑनरेबल कोर्ट पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? यस कैसे सवाल उठा सकते हैं आप कोर्ट के जजमेंट पर? मैं इसलिए कंटेम्प्ट होता है ये। जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए ना, मैं कंटेम्प्ट के लिए तैयार हूं, आप सुनिए ना मैम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि SC/ST आरक्षण में संविधान में कोई क्रिमिलेयर की प्रावधान ही नहीं है, आपने उसमें क्रिमिलेयर बना दिया। आपने कह दिया कि उसमें उपवर्गीकरण होगा, सब क्लासिफिकेशन होगा। केंद्र सरकार ने सब क्लासिफिकेशन के बारे में किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया, जिस तरीके से SC/ST के मामले में किया था। एक सेकेंड, ठीक है, फाइनल रिमार्क SN सिंह जी, SN सिंह जी, आपने बाबा साहब को पढ़ा है? सिर्फ OBC पॉलिटिक्स नहीं, अब आप रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस मिला जुलाकर यही मुद्दे ही हैं जो लग रहा है कि पूरे देश में उठाए जाएंगे और आपसे जवाब मांगे जाएंगे। SN सिंह जी, कितने किसानों ने आत्महत्या की? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये धर्म पे आधारित आरक्षण होना चाहिए। कितने किसानों ने आत्महत्या की? खेत का विषय है। ठीक है अनुराग जी, आप उठा लीजिएगा इसे। आगे बहुत चुनाव आने हैं, चुनावी मंच भी हैं, लेकिन फिलहाल जिस विषय पर डिबेट है, आपसे निवेदन है कि कम से कम उससे जुड़े हुए फैक्ट जरूर आप रखा करें। ठीक है, चलिए समय खत्म हो गया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी ने माफी मांगते हुए इस गलती को सुधारने की बात कही है, तो मायावती ने तीखा तंज उसी वक्त उन पर कस दिया और कहा कि कांग्रेस की नीति और नियत हमेशा से खोट भरी रही है। तो बीजेपी ने राहुल गांधी के माफी वाले दांव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उनके भाग्य में गलतियों की माफी ही रह गई है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। अगर दर्द से परेशान आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।